आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अंतिम क्लास, चेहरे पे मुस्कान है। इतने दिन इतनी जबरदस्त तैयारी की है, इतनी जबरदस्त तैयारी करवाई है कि आप ना चाहोगे ना तो भी मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। कारण ये है कि रिवीजन बड़े जबरदस्त हो चुके हैं और जब रिवीजन जबरदस्त होते हैं तो सिलेक्शन होना पड़ता है। आज की जबरदस्त क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर का लेवल बता देता हूँ। अब आलोक राज जी ने वो निकाल दिया, ट्वीट करके वो नोटिस निकाल दिया कि भाई पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अब फोर्थ ग्रेड में 10वीं स्तर का पेपर आएगा, वो आता और हम डिस्कशन करते तो भी सेम बात ही। और आपने नोटिस लगा दिया, कोई बात नहीं। आज की क्लास में से बाहर चले जाए तो बता देना। आज की इस क्लास में से 19 आपका जो 18, 19 20 और 21 सितंबर वाला जो पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस के आसपास सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे, मिलने पड़ेंगे। हाँ जी, तो देखो आज की इस क्लास में आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। कंप्लीट जो सिलेबस है उसके नोट्स हैं, चाहे आपकी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वगैरह है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस पॉलिटी करंट, इन सब के अगर एग्जाम पास करना है तो ये रट लेना अगले 2 दिन के अंदर। चलिए शुरू करता हूँ। और सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री है और राजस्थान हिस्ट्री को मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 10 से 15 मिनट में खत्म करूंगा। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में राजस्थान हिस्ट्री खत्म करूंगा। और आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं केवल उसके ऊपर बात करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगा कि राजवंश आपके सिलेबस में है और सभ्यताएं आपके सिलेबस में है। सभ्यता का एक पेज और ऐड करके भेज दूंगा, उसमें कौन कहां की सभ्यता है बस इतना याद रख लेना। किसने खुदाई की, कौन से जिले में स्थित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चौहान राजवंश की बात करें तो ये आपके जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताए गए हैं। इनमें आपको याद रखना है, चंद्रप्रदेय ने बताया 4 उसमें। चौहानों के अंदर अभी जो प्रश्न पूछा गया था पटवारी वाले पेपर में, तो चौहानों में जो आदि पुरुष या मूल पुरुष, जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं वो थोड़ा ध्यान देना। आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान था। अब वासुदेव के बाद में इनकी जो अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई थी, नाडोल में बात करें तो ये उसके बाद में ये सेकंड शाखा है जो यहाँ पर स्थापित हुई थी। तो नाडोल पाली कर देना, उसके बाद में जालोर, सिरोही, नाडोल, रणथंभौर और आपके हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी। तो यहाँ पर चौहानों का राज था। कौन इसका संस्थापक था ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। संस्थापक कौन था, तो जैसे गोविंद राज वाला पूछ लिया जाता है रणथंभौर में, लक्ष्मण चौहान यहाँ पूछ लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके अलावा ज्यादा कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, आपको बस देखते जाना है। मैं आपको जो बताऊं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखते जाओ। यहाँ पर एक प्रश्न यह आता है कि अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर की गई थी और ये आपके किसने की थी, अजय राज ने। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण कराया था और ये आपका विग्रहराज चतुर्थ जो है वो आपका विसल देव है, यही आपको याद रखना है। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय इंपोर्टेंट है। तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर आपके गौरी के हाथों पराजय और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत वगैरह स्थापित हो जाते हैं, तुर्कों का राज। रणथंभौर वाला ज्यादा कोई कुछ नहीं देखना है, इसमें एक हमीर देव को थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देखना है आपको। यहाँ पर एक हमला होता है 1301 ईस्वी में, राजस्थान का जो पहला शाखा जिसे हम कहते हैं हमीर देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है, बस इतना इसको याद रखिएगा। उसके बाद में ये मैं सब करवा चुका हूँ पीछे, ठीक है। मैन कौन कहाँ की जो है चौहान थे। एक जालोर के चौहानों में प्रश्न आता है आपका कानरदेव, ये आपके कानरदेव के बारे में। 1308 ईस्वी में शिवाना का हमला और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर हमला होता है, बस इसका इतना ही याद रखना है। और उसके बाद में अलग अलग जो चौहान शासक है उनके बारे में बताया है। हम बात करें चौहानों के बाद एक अन्य राजाओं के बारे में, राजवंशों के जो हेड है उनके बारे में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना। कछवाओं की संस्था, हम बात करें कछवाओं की, तो कछवाओं का राज आपके इस क्षेत्र में, आपके जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, संस्थापक का नाम है दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, एक ही बात है। उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाओगे तो जाटों की रियासतें थी। सूरजमल जी का नाम आप लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है, सूरजमल। तो ये महाराजा सूरजमल जी का नाम याद रखना। और आगे इस तरफ अगर बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की बात करें तो राठौड़ों के मूल पुरुष का नाम तो सिया है ना। सिया है वो क्या है, राठौड़ों का मूल पुरुष है। सिया के बाद में जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो जोधा को कहा जाता है, 12 मई 1459 को। और उसके बाद में बीकानेर में बीका के द्वारा राठौड़ राजवंश की शाखा स्थापित की गई। किशनगढ़ की शाखा है वो मोटा राजा उदय सिंह के उत्तराधिकारियों ने, किशनगढ़ अजमेर में। तो ये राठौड़ याद रखना। गुर्जर प्रतिहार का पूछे तो बताना कि राजस्थान के जालोर और जोधपुर, मंडोर, यहाँ पर गुर्जरों का राज था। और एक अलवर क्षेत्र है जहां पर भी आपके गुर्जरों का, हमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा जयपुर राज्य के अंदर ज्यादा, जयपुर में यहाँ पर कछवाओं का राज याद कर लेना, बस संस्थापक आपने कर दिया, देख लिया। सारे राजाओं का शॉर्ट एक बार देख लेना, मैं डाल दूंगा यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद राजवंश एक लंबा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अपने को बचना है। मेवाड़ के राजवंश की बात करें तो गुहिल राजवंश का जो संस्थापक 566 ईस्वी के अंदर गुहा दी थी, बस इतना याद रखिएगा। और आगे देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करें और इनके अंदर जो अलग अलग राजा है उनकी उपाधियां वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल को काल भोज कहा गया, ऐसे याद करो। उसके बाद में रावल रतन सिंह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो हमला होता है रावल रतन सिंह के समय में, बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। अरे अभी तो हिंदी इंग्लिश वगैरह पॉलिटी आने तो फिर बताता हूँ, खतरनाक चीजें, ठीक है, ओके।
ये क्लास हो सकता है कि मैं कई सारी चीजें मैंने शामिल की है, तो जब तक डिलीट ना हो तब तक देख लेना बार बार। ओके ओके, अगला देखो, ये कई सारी और शाखाओं के अंतर्गत महाराणा कुंभा का जो हम बात करेंगे, कुंभा की जो उपाधियां और इनका जो शिल्पी ये पूछे जाते हैं। तो कुंभा की उपाधियों के अंदर आपका जो है इंपोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य वगैरह, या हम कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी किताबों के अंदर आपका संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्य प्रबंध वगैरह ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं, याद करिएगा। उसके बाद में विजय स्तंभ के बारे में पूछ ले, तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का कोष कहते हैं, थोड़ा इसको याद करिएगा। इन राजाओं को थोड़ा देखिएगा, सांगा को हिंदू पद कहते हैं, यह याद रखिएगा। और खनवा का युद्ध वगैरह, और इसके साथ साथ अन्य राजाओं को देख लीजिएगा। हालांकि एकदम नॉर्मल आपको डिस्कशन करना है इसके अंदर, है ना। 1857 की क्रांति, मॉडर्न थोड़ा हिस्ट्री की, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री उसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। कितनी सैनिक छावनियां थी? ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी, और देखो लिंक आपके फोन में नीचे की और कमेंट बॉक्स में देखो दिया हुआ है, यहाँ पर आपके फोन में ब्लैक कलर की पट्टी में माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप, वहां चले जाओ सारे साथी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 6 सैनिक छावनियां थी। एनी बयान देखे, एनपुरा जो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एनपुरा, खेरवाड़ा, यहाँ से 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई? सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 28 मई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई थी उसके द्वारा। उसके बाद में एक प्रश्न ये आता है कि पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोटा के अंदर जो बर्टन था, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन और उदयपुर में शॉवर्स, उसके बाद जयपुर में ईडन और सिरोही में हॉल, इस तरह से याद रखिएगा। राजस्थान की हिस्ट्री को बस खत्म कर ही रहा हूं, 5 मिनट और रुकिएगा। सिर्फ 1-1.5 घंटा क्लास होगी, 100 मिनट की क्लास होगी, और हर 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न आपके छप रहा है। इधर देखो, जन जागृति के दौर के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तो एक प्रश्न आता है, भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक ही आंदोलन, तो मोतीलाल तेजावत 21 सूत्री मांग, जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह जी पथिक का नाम आता है, और ये 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। बेंगू में रामनारायण जी चौधरी, बूंदी में नैनूराम जी, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, मैन देख लो बस, बहुत है। ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, भरतपुर में भोजी लंबरदार। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिसमें 1948 के 3 चरण हैं। 18 मार्च और फिर वापस 18 मार्च से वापस 18 अप्रैल चले जाओ, बीच में एक 7 दिन का गैप ले लो। मत्स्य संघ है, राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ कहो, फिर संयुक्त राजस्थान कहो। इसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी। ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ध्यान रखो। अब 1949 के अंदर 2 चरण होते हैं। फिर आपका एक जो है आपका 5वां चरण, जिसमें मत्स्य संघ का विलय होता है ना, जो है मत्स्य संघ का विलय इसमें होता है 5वें चरण के अंदर। ये थोड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कब बना था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी कौन सी थी, और 5वां और 6वां चरण हो गया कंप्लीट। 7 चरण थे टोटल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। ओके, YouTube से कैसे कमाए 1 से 2 हजार रुपए? मेरे शॉर्ट्स छोटे छोटे कट करके डाला करो, छोटी छोटी वीडियो कट करके डाला करो, आप लोगों को कमाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो एक जयपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखना। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, और कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। और उसके बाद एक प्रजामंडल जो पूछा जाता है मारवाड़ वाला, 1934 वाला, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल इंपोर्टेंट है वो है आपका, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल पूछ लिया जाता है, तो ये 1938 में स्थापित होता है। ये थोड़े प्रजामंडल वगैरह ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है ना। सभ्यताओं की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सीधा सीधा प्रश्न है, सभ्यताओं से पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेंगे कि बागोर की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है। अब इसके बाद मुझे बार बार जो है पेपर सॉल्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना, पेपर के अंदर क्वेश्चन छपना पड़ेगा। इस क्लास से मैं बता दूंगा आपको 75 से 80 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर एक शिफ्ट के अंदर 80 के लगभग क्वेश्चन सिर्फ इस एक क्लास से। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, और जिस दिन पेपर बाहर आया उस दिन मैं प्रूफ लेकर आऊंगा 21 तारीख के बाद में, ठीक है। गुरु जी न्याल कर दिया था तो मैंने, ठीक है भाई न्याल कर देंगे। बस एक शर्त ये है कि आप लोग कभी अपना ये ना, जब समय होता ना तब इंसान है ना गलती करता है, तो अब समय ये 4th ग्रेड तो मैं पास करवा दूंगा। 4th ग्रेड बनने के बाद में 21 तारीख से जितने भी नए बैच स्टार्ट हो, चाहे सीईटी है, थानेदार का है, आरएस प्री का है, सब में आप सभी को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केवल और केवल
आप फोर्थ ग्रेड पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, आपका जो टैग है ना बेरोजगारी का वो हट जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। 21 तारीख से हम सारे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा। ठीक है, इंतजार करूंगा 21 तारीख को सुबह से। एक बार पेपर देके आ जाओ, रिजल्ट आए तब तक आगे की तैयारी। ये जो लिंक है ना टूटना नहीं चाहिए पढ़ाई का। बागोर भीलवाड़ा है कोठारी नदी के किनारे, याद रखना। बैराट बागोर पूछ सकते हैं, बैराट है तो जयपुर कर देना पुराना, और नया पूछे तो आपका कोटपुतली बहरोड। आहड़ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है, और आपका एक व्यास है 1953 के अंदर इसकी खोज खुदाई की गई। गणेश्वर वाला आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। गणेश्वर वाला सीकर के अंदर है, कांकली नदी के किनारे। कालीबंगा की सभ्यता आपसे पूछेंगे, हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। हर एक पारी में प्रश्न आना पड़ेगा इस सारणी से। बालाथल वाला थोड़ा ज्यादा ही पूछा जा रहा है, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, गिलुंड की सभ्यता है वो आपका राजसमंद के अंदर स्थित है। रेड की सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, सिक्कों के भंडार मिलने के कारण। आगे देखो, राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान की भूगोल की बात करूं उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी साथी। टेलीग्राम में मैंने सारी की सारी पीडीएफ डाल दी है, चाहे वो आपके हिस्ट्रिकल्चर 2025 के पेपर हो, या राजस्थान जो करंट अफेयर्स है, या नेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोग है ना सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना। आप करंट अफेयर्स की जो थ्योरी है उससे ज्यादा कुछ मत करना, और 12 घंटे हिस्ट्रिकल्चर देख लेना। 50 क्वेश्चन हिस्ट्रिकल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ से हो जाएगी। जाओ ग्रुप के अंदर, फटाफट ये पीडीएफ पढ़ो। राजस्थान की ज्योग्राफी में स्थिति और विस्तार का सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 23 डिग्री 03 यानी कर्क रेखा, 23 डिग्री 03 कर्क रेखा अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 7 डिग्री का अंतर आता है। देशांतर में गुणसित्र से लेकर के 78 तक, गुणसित्र 30 जैसलमेर से लेकर के 78 17 धौलपुर तक इसका विस्तार है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान है वो आपका उत्तरी पूर्वी स्थिति के मतलब इसकी स्थिति है उत्तरी पूर्वी सीमा के अंदर स्थित है। टोटल इसकी जो सीमा है, आकार पूछा जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसका आकार है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकार है। बाउंड्री देखो, टोटल अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5920 है, जिसमें अंतर्राज्यीय 4850 है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी 1070 जो है हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखिए, 1070 और पाकिस्तान के साथ। क्षेत्रफल 34 22 39 है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का पहला जो भाग अर्ध शुष्क है, और ये शुष्क भाग है। शुष्क के भाग है जैसे आपका जो है आपका घग्गर है, शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन है। उसके बाद अरावली हो गई, फिर मैदान हो गया, फिर हाड़ौती का क्षेत्र हो गया। इनमें से सीधे सीधे पता होने चाहिए। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर उसके बारे में आपको बताना होता है। तो मरुस्थल का विस्तार कितने एरिया में है? 61% पर है। अरावली 9% पर है। मैदान 23 पर है। और हाड़ौती जो पठार है वो आपका लगभग 7% के आसपास है। डाटा याद रखना, जनसंख्या कितनी रहती है, कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है। फिर एक प्रश्न ये आता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क वाला, तो जैसलमेर के अंदर कास्ट जीवाश्म है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दूंगा। अभी इस क्लास को मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ा सकता, कल ही पेपर है इसलिए। हाँ, आप रिवीजन कर लेना, मजा नहीं आ जाएगा, एक सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां से, ये मेरा वादा दिल से। हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस इस क्लास से मिला के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब आलोक राज भी परेशान हो रहे, करे तो करे क्या। वो 4th ग्रेड का पेपर इतना हड़का आएगा कि वो अगर बच्चों ने मुझे कह दिया ना सर आज ये क्वेश्चन पूछे, आधे घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन वैसे के वैसे बना दो, अगली पारी में वो आने पड़ेंगे। इसलिए कहा कि वो डाकी आदमी बैठा है, उससे बच के रहने का यह तरीका है, नोटिस निकाल दो। पर मैं तो आज पहले ही दे दिया आपको पूरा पेपर। ये पूरा पेपर है, 300 स्लाइड है छोटी छोटी, इसको पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। थार का गड़ा इसको कहते हैं, ठीक है। गुरु शिखर सर्वोच्च छोटी है। उड़िया का पठार कहाँ है? आपका सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। जलवायु का एक प्रश्न आएगा जहां पर आपका ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, ये आपसे पूछा जाता है। कोपेन वाला जलवायु वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है। जहां हम बात करते हैं BW HW की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं, अर्ध ये शुष्क प्रदेश की बात हो रही है, एकदम सूखा प्रदेश है। और BSHW है, ये अर्ध शुष्क की बात हो रही है, अर्ध शुष्क की बात हो रही है। और फिर आगे देखो, CWG है तो मैदान है, AW है तो ये हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान है। अब इसमें कोई गलती मत करना, प्रश्न तो आना पड़ेगा। पेपर में छप चुका है, कल वाले में पेपर में छप चुका है। मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, RS प्री और थानेदार वाले पेपरों को वहां मिला देता हूँ राजस्थान में सबसे हाईएस्ट प्रूफ के साथ में। मुझे तो कल आ जाता मेरे सामने तो मैं फिर, इसलिए टेंशन ना लो, तुम सबकी नौकरी लगेगी। चलो माँ का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ एक बार आज फिर से। बहुत मैं आनंदित हूँ कि मुझे इस बात की खुशी है कि माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। बस आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं देखता हूँ आज आप कितने साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही। तो माँ हमारे साथ है हमेशा। मैं फिर से कहूंगा 54,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, आपका सिलेक्शन होना पड़ेगा। प्रकृति साजिश रच रही है आपके नौकरी लगाने के लिए, और हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है।
तो कर लो सब्सक्राइब अपने इस चैनल को। सारी इंफॉर्मेशन, सारी पढ़ाई अपने इसी प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ये पूछ लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। अगर किसी को नहीं पता हो तो अरब सागर इस तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी है। लूणी नदी हो गई, उसके बाद माही हो गई, पश्चिम में बनास हो गई, पश्चिम बनास हो गई, माही हो गई, लूणी हो गई, ये आपके अरब सागर में गिरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा। अब इसकी सहायक नदियां भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे सूकड़ी बांडी किसकी सहायक है, लूणी अजमेर के नागपाट से निकलती है, माही कहां से निकलती है, ये ध्यान रखो। पश्चिम बनास है तो वो आपके सिरोही से निकलती है, कुकड़ी सूकली वगैरह ये इसकी सहायक नदियां हो जाती है। चंबल नदी है, बनास है, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और बनास नदी के कई सारे उपनाम है, जैसे वन की आशा, वर्णासा इसको कहते हैं, ध्यान रखना। चंबल नदी के उपनाम आप याद रखो, इनकी लंबाई साथ में दी गई है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये पूछा जाता है कि आपके 4 जो डैम बने हुए हैं, ये कौन सी नदियों पर बने हुए हैं, ये डैम का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सहायक नदियों का प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं। बेड़च की बात करें, आजकल बेड़च थोड़ी ज्यादा ही पूछी जा रही है ना। बेड़च वगैरह, ये बनास जो है, बनास है, इसकी सहायक बेड़च है, ये थोड़ा आजकल ज्यादा ही पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हम अंतर प्रवाही नदियों के अंदर सीधा हेडिंग देखो, सीधा इस हेडिंग को देखो और सीधा इस पॉइंट को देखो यहाँ पर कि गगर है, कांतली है, आपकी बाणगंगा है, साबी है, रूपारेल है। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पता हो तो मामला बहुत है। इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। हेडिंग पढ़ लो कि कौन कौन सी अंतर प्रवाही नदियां हैं जो विलीन हो जाती है। सिंचाई परियोजनाएं आपके सिलेबस में है। सिंचाई परियोजना से यह प्रश्न आएगा, भाखड़ा नांगल किन के बीच की है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। माही बजाज सागर में राजस्थान की 45%, गुजरात की 55% हिस्सेदारी। व्यास परियोजना, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। गंग नहर परियोजना है, राजीव गांधी है। नर्मदा है तो गुजरात, राजस्थान। और इधर बिसलपुर है तो इंपोर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ये सारी मैंने लिख दिया है पेयजल परियोजना। इसमें एक काली सिंध का पूछ लेते हैं, भीम सागर का पूछ लेते हैं, छापी पूछ लेते हैं, ये सब झालावाड़ के अंदर है। कोटा का पूछे तो तकली पूछ लेते हैं, सावन भादो परियोजना पूछ लेते हैं। परवन परियोजना आपके हड़ती क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है। और ये आप लोगों को पिपलाद परियोजना है, इसरदा है, ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। डूंगरपुर में सोम कमला अंबा है। झीलों का प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सांपर झील है तो वो रामसर साइट है, टोटल 4 रामसर साइट याद रखना। खारे पानी की झीलें हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। खारे पानी में डीडवाना वगैरह, ये लूण करणसर वगैरह, ताल छापर, फलोदी, कावोद। मीठे पानी की झीलों में जयसमंद है जो कि आपके वर्तमान में सलूंबर जिले में स्थित है, ठीक है। और इस तरह से याद रखो, जयसमंद, पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद। तो मीठे पानी की अलग है, खारे पानी की अलग है। इतना सा दिमाग में सेट कर लेना कौन कौन सी है, उससे ज्यादा अपने को दिमाग, मतलब जब मैं आपको पीडीएफ दूं तो आप इस पीडीएफ में उलझना मत। कोई भी बच्चा हर 2 घंटे में इस पीडीएफ को पढ़ के साइड रख सकता है। तो जिनका कल और परसों पेपर है, कल नहीं मतलब परसों पेपर है, उससे आगे है 21 तारीख को, तो वो बच्चे क्या है कि इस पीडीएफ को कौन कौन सी है 10 बार देख सकते हैं, ठीक है। 10 बार देख सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी पीडीएफ है कि आप एग्जाम से पहले 10 बार देख सकते हो। आ गया, जो टेक्निकल टीम को बोल दिया है वो चेक कर लेंगे, वॉइस वगैरह का कोई दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, आप टेंशन ना करो, आप तो एकदम मतलब नौकरी लेने वाले बच्चे हो सारे के सारे। आ जाओ भाई। सीटी 12 का अरे अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट नया 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करो, 4th ग्रेड बन करके जिंदगी भर है ना ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करना। अभी वो जज्बा आएगा नौकरी लेने का कि देखो 4th ग्रेड लग गए, नौकरी हाथ में आने के बाद आप आरएस वाला भी फाइट कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। वॉइस सही हो रही है, टेक्निकल टीम सही कर रही है, तो आप ये जिंदगी में आपको बूस्ट करेगा। ध्यान रखना, नौकरी तो लगेगी 4th ग्रेड में, 100% लगेगी, लेकिन पेपर कल देखना बढ़िया आवे, उस हिसाब से जनरल ओबीसी बच्चे थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, बाकी वाले बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेफ रहे। मीठे पानी की जिलों में नक्की है, आना सागर है, फॉय सागर, पुष्कर, कायलाना पूछ लेते हैं भाई कहां पर है, और सिली सेठ पूछ लेते हैं कहां पर है। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिए। मिट्टियों के अंदर, राजस्थान की मिट्टियों में एंटी सॉल है, वो ठेठ पश्चिम में है, और उसके बाद में इधर आ जाती है वो आपकी एरिडी सॉल आ जाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आ जाती है एरिडी सॉल आ जाती है इधर, और इधर अल्फी सॉल आपके मैदान में है। इंसेप्टी सॉल साउथ राजस्थान में, और वर्टी सॉल हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। जनसंख्या लास्ट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का। सीधा सा प्रश्न आएगा, मैं बता देता हूं, 3 क्वेश्चन आएंगे कल के पेपर में, हर एक पारी के अंदर वो यहीं से आएंगे। राजस्थान की सबसे ज्यादा जो वैसे लिटरेसी है वो आपके 66% है, हम बात करें। और लिटरेसी के अंदर हम बात करें, जनसंख्या 6,85,00,000 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है 76 और सबसे कम है वो जालोर की है। तो ज्यादा कम याद रखना, पुरुष साक्षरता में झुंझुनू सबसे आगे है और महिला साक्षरता में कोटा आगे है, ठीक है। और महिला साक्षरता में जालोर सबसे पीछे है, ये याद रखो। जन घनत्व सीधा एग्जाम में पूछ लेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व आपका 500 प्लस जयपुर और भरतपुर का है, और जो कि 504 भरतपुर का है, और जयपुर का 600 के करीब, 595 के आसपास। और उधर हम बात करें जैसलमेर का 17 है,
दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि बाड़मेर में है, वो बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं 32%। गंगानगर की ग्रोथ रेट है वो पिछले 10 साल में काफी कम रही है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो है, डूंगरपुर का सबसे ज्यादा है, धौलपुर का सबसे कम है, और 928 हमारा टोटल जो है लिंगानुपात है। दशक की वृद्धि हमारी 21% है। राजस्थान का जन घनत्व कितना है, एक जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। छोटी छोटी चीजें याद करना, बहुत सिंपल सिंपल जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 है, ध्यान रखना। अभ्यारण्यों की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है। तो अब थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, और कंप्यूटर के अंदर गलती मत कर देना। अच्छा, सब कंप्यूटर कोचिंग वाले कॉपी कर रहे हैं। हाँ देखा मैंने सुबह सही, सिर्फ ये पढ़ लो, नौकरी ले लो। 10-20 साल पुरानी कोचिंग भी अपने थंबनेल को कॉपी कर रही है। इसका मतलब जमाना बदल चुका है, अब इन तिलों में तेल नहीं रहा। अब लोग अपनी कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब अपन आगे है, सबसे आगे आ जाओ मेरे बच्चों। ये हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी तो मैंने इसलिए फास्ट पढ़ा दी कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, खत्म है सारा मामला। 12 घंटे वाली क्लास और करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम में देख लीजिए जाके। देखा था सगला ने, एक बार फिर से कह देता हूँ, चले जाओ रे टेलीग्राम में, चले जाओ, ये रहा नीचे लिंक। हाँ, पढ़ लेना जाकर के। सर आप बहुत मेहनत करते हो, जीव जाने भाई मारो। लाल 25 दिन मम्मी पापा को बात को नहीं करी, ढंगो खाना को नहीं खाया, लाल 2 दिन और रात दिमाग है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, नींद आ रही है भयंकर वाली। लेकिन मैं आज अंतिम समय तक मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अंतिम समय में बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे भाई बहन हो, छोटे 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 बड़े सब, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यार। ना अभी तो और पढ़ाऊंगा, जिंदगी में ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा और आगे। कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, 3रा सब्जेक्ट। तुम देखोगे कि सर ने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है। कंप्यूटर में देखता हूँ 5 में से 5 प्रश्न यहाँ पर आज की क्लास में से आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जहां एलन ट्यूरिंग को कहते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक इनको कहते हैं। और चार्ल्स बेबेज है, उसको कहते हैं, ठीक है जी, नॉर्मल शब्दावली है, चार्ल्स बेबेज। पटवारी का पेपर आने के बाद में मुझे लग गया 4th ग्रेड का पेपर कितना सरल आएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये रोक लगानी पड़ी इनको, रिजल्ट बोर्ड के चेयरमैन को, कि भाई पेपर तो इतना हल्का आएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, तो बच्चे सब बता देंगे। तो अगली पारी वाले बच्चों के तो बल्ले बल्ले, पहली पारी वालों के साथ बोल रहे हैं कि धोखा हो जाए, पर पहली पारी वालों को इतना पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है? तो पटवारी में इतना हड़काया तो 4th ग्रेड उससे भी हड़काया। लेकिन जोश में होश मत गंवाना। पेपर जब भी कर रहे हो ध्यान रखना, मदन सर पीछे छड़ी लेके खड़े हैं, है ना, बुद्धि के पीछे खड़े हैं, एक पड़ेगी ऐसे। ध्यान रखना मेरी बात को। कल्चर कराई नहीं, कल्चर सबसे लास्ट में, कल्चर बड़ी है थोड़ी, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पीछे छड़ी लेके खड़ा हूँ एग्जाम हॉल में, गलती मत करना। नहीं आ रहे 3 ऑप्शन 4 गुणों में, समझ में नहीं आ रहा 4 ऑप्शन, कोई कठिन प्रश्न आ गया छोड़ दो, 5वां गुणा कर दो, रिस्क नहीं लेनी ज्यादा, 105 होने के आसपास, ठीक है? ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में पीछे खड़ा हूँ सबको, शरीर मेरा यहाँ रहेगा, लेकिन मैं ध्यान की अवस्था में बैठूंगा, मेरा आत्मा निकल करके पूरी जगह घूम करके वापस आएगी पूरे राजस्थान में। तो हार्डवेयर की बात हो रही है। हार्डवेयर जो भौतिक जिन्हें हाथ से छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू के अंदर आपका एलयू भी आता है, सीपीयू वगैरह सारा है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की हमने बात की, ये पूरा क्या है, वर्गीकरण बताया गया है। अब ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हाथ से छू सकते हैं, ह से हाथ, ह से हार्डवेयर, ठीक है? गणित की बात है। आगे आ जाओ, जिनमें सब चीज आ जाओ। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, वो आपके कौन से हैं? ये वाले। इनपुट भी है, आउटपुट भी है, पेन ड्राइव, सीडी, वेबकैम वगैरह। बाकी आप प्लॉटर वगैरह आउटपुट है, जॉयस्टिक, स्कैनर है, वो इनपुट है। एक प्रश्न सीधा छपेगा इसमें, सीधा आना पड़ेगा कि स्कैनर कैसी डिवाइस है। स्कैनर इनपुट है, प्रश्न आएगा प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, पेपर में आएगा तुम्हारे, छप चुका है। पूछेंगे प्लॉटर क्या है, कि प्लॉटर आउटपुट है। और इसके अलावा तुम्हारे पूछ लेंगे कि वेब कैमरा कैसी है, इनपुट आउटपुट है, तो ये थोड़ा कठिन में आ जाता है, इसको भी याद करो। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, सब इनपुट में आते हैं। फिर आगे बात करें मेमोरी के अंदर, बात करें तो एक है आपकी प्राथमिक मेमोरी। कौन सी वाली? प्राथमिक। तो प्राथमिक वाली याद रखना, प्राथमिक में आपकी है वो आपकी रेम रोम वगैरह सब आ जाती है, कैश मेमोरी भी आ जाती है, रजिस्टर भी आ जाता है ना, कैश मेमोरी, ये सब आ जाती है प्राथमिक के अंदर। द्वितीयक मेमोरी है या बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी है ना, बाहरी या हम बात करें द्वितीयक, इनमें आता है आपका फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल, ये जितने भी दूसरी वाली यूएसबी वगैरह वो सब इसमें आ जाती है, कोई टेंशन न लेनी। मेमोरी वाले सीधे सीधे क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, थोड़ा अंतर पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें आपका जो एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी भाषा और ऑपरेटिंग आता है। थोड़ा सा वर्गीकरण पता है तो सब सेट है मामला। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए जो निर्देश देने पड़ते हैं, डायरेक्शंस, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ कंप्यूटर के अंदर मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो सिस्टम में क्या आता है, एप्लीकेशन में क्या आता है, एक सामान्य वर्गीकरण किया है इंटरनेट की चीजों का सहारा लेकर के। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास हो सकता है कई बार कॉपीराइट कुछ आ जाए तो क्लास हमें फिर डिलीट करनी पड़ सकती है, इसलिए देख लेना इस क्लास को एग्जाम से पहले, आपके पेपर कल है परसों है, उससे आगे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है?
आपकी बुक्स आती है क्या? अरे भाई अपनी बुक्स राजस्थान रामबाण है ना, ये पेपर देने जाओ ना तभी राजस्थान रामबाण 2.0 खरीद के लेके आ गया। तो इधर देखो एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड विंडो के घटक बताए गए हैं। तो वर्ड कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है जिसमें मेन्यू बार वगैरह, टाइटल बार वगैरह, स्टेटस बार, व्यू सब दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा टेंशन में आपको जाना नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। एमएस एक्सेल की बात करें तो स्प्रेडशीट है, जितने भी डाटा वगैरह है उसके लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, सारणी बनाने वगैरह के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखो एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का कुछ सीट ऐसी दिखती है, ठीक है, ओके। एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया जो एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर स्लाइड है ना, इसे मतलब स्लाइड कहा जाता है, पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है, जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आगे देखिए, अभी तो हिंदी इंग्लिश आनी बाकी है। आगे जो आज बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। इधर देखिएगा पावर पॉइंट के अंदर ये इसका प्रेजेंटेशन वगैरह, ये घटक कौन कौन से स्लाइड है और स्लाइड टैब है, आउटलाइन टैब वगैरह, ये कंप्यूटर के अंदर पढ़ लेना। इंटरनेट की बात करें तो विश्व में इसकी 1969 में शुरुआत होती है। इसमें एक्स्ट्रा नेट क्या होता है? बाहरी लोगों को अनुमति देकर आंशिक रूप से एक्सेस देना। इंटरनेट क्या होता है? निजी नेटवर्क केवल संस्था सदस्य वगैरह, मतलब इसमें ज्यादा आपको माथापड़ी नहीं करनी। मैंने जो बताया एक मेमोरी यूनिट वाला वो लगाना है ना, एबी एमबी वाला, एक वो प्रश्न, एक इनपुट आउटपुट वाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ऐसा पूछ